हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम हिंदी व्याकरण का आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, जो मुख्य परीक्षा में पेपर 1 का जो भाग 1 है हिंदी भाषा, उसको हमने पढ़ना आरंभ किया था और हिंदी के विकास के बारे में हमने जाना था। हिंदी का विकास, हिंदी का कालक्रम, हिंदी का वर्गीकरण, ये सारा चीज़, विकास के कालक्रम और वर्गीकरण, ये सारी चीज़ हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे। इन सभी के दौरान हमने देखा था कि किस प्रकार से भाषा को परिभाषित की जाती है, लिपियों को परिभाषित की जाती है और तमाम तरह की चीज़ें हमने देखी थी। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण की शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, वर्ण विचार से। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार को। समझते हैं वर्ण विचार क्या है। देखिए, हिंदी एक ऐसा विषय है कि हम सबको ऐसा लगता है कि हमें वो आता है। ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, छत्तीसगढ़ी में कई लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, हाँ, लेकिन हिंदी तो हमें आती है। हिंदी को क्या पढ़ना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हिंदी आती है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदी हमको आता है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो हमको कुछ नहीं आता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जैसे ही एग्जाम में कोई प्रश्न आया, व्यापम में, पीएससी में, है ना, कोई भी प्रश्न आया तो हम लोग ना एकदम बस छू के निकल गए। ऐसा लगता है कि बस ये पता ही था, अरे पता नहीं कैसे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वही जो बात है कि ये सब तो हम जानते थे, पता नहीं कैसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, या 50-50 का जो केस बनता है कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, परंतु इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। देखो, बात कुछ भी हो, अंततः रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमें बड़ी ही बारीकी से जो है सारी चीज़ों को पढ़ते चलना है। और आज हम लोग बहुत ही छोटी चीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस छोटी चीज़ को मैं जरूर ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वीडियो के अंत में आप अपने आप को महसूस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वर्ण विचार में भी कुछ ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, या जो एग्जाम के दृष्टिकोण से ऐसे महत्व रखती थी जिसको हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो बिल्कुल वर्ण विचार पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो यह, वर्ण किसे कहते हैं? आखिर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, इसका हमको परिभाषा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, एक बार ये मैं सीधे उस प्रश्न से प्रारंभ करता हूं जो व्यापम में पूछा गया था। व्यापम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है पूछा गया था, और लोगों ने वर्ण पर क्या कर दिया था, टिक लगा दिया था। हाँ भाई, वर्ण क्या है, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। नहीं, गलत। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है ध्वनि। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, ध्वनि है भाई। इसमें लिखित मौखिक दोनों ही भाषा हैं। जब लिखित भाषा कहे या भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई कौन है, तब वो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई कौन है, तब वह वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो क्या है, ध्वनि है। दोनों में अंतर मेरे ख्याल से अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमें कब किस उत्तर को लेना है। यह क्या है, यह लिपिबद्ध इकाई है। यह लिपिबद्ध जो है, लिपिबद्ध लघुत्तम इकाई है, जबकि ये क्या है, भाषा की लघुत्तम इकाई है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं, जो किताबों में परिभाषा लिखी होती है उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि किसी भी भाषा के सार्थक ध्वनियों को यदि हम लिपिबद्ध करते हैं तो वही क्या है, उसके वर्ण है। यहां पर एक शब्द बिल्कुल आप लोग लगाइएगा, सार्थक ध्वनि। क्या ध्वनि, सार्थक ध्वनि। देखिए, क्योंकि भाषा में हम लोग पढ़ रहे थे कि मौखिक अमौखिक जो है, या सांकेतिक भाषा जब हम लोग देखते हैं, सांकेतिक भाषा के प्रयोग भी हम लोग करते हैं। अब टीचर क्लास में आ गए और उन्होंने क्या किया, बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये आवाज क्या आ गई, इस आवाज को क्या हम लोग, इस ध्वनि को क्या हम लोग लिपिबद्ध कर सकते हैं क्या? मैं यहां पर बताऊंगा नहीं, ये अगर मैं ये ध्वनि निकाल रहा हूं, ये जो बोर्ड और मार्कर के थ्रू ये ध्वनि निकली थी, क्या ये एक सार्थक ध्वनि है? बिल्कुल नहीं, ये सार्थक ध्वनि नहीं है, इसको हम लिपिबद्ध नहीं कर सकते। मैं जो अभी बोल रहा हूं ये सार्थक ध्वनियां हैं, यह मौखिक भाषा है जिसे आप क्या कर सकते हैं, लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण होते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई अर्थात ध्वनि, तो सार्थक ध्वनि,
सार्थक ध्वनि का लिपिबद्ध रूप, का लिपिबद्ध रूप ही क्या है, लिपिबद्ध रूप ही है वर्ण। ठीक है, यह है भाई वर्ण की परिभाषा। अब मानक हिंदी में कितने वर्ण हैं? देखिए, हम बोलते हिंदी हैं और जो हम लिखते हैं वो क्या है, वह है देवनागरी लिपि। ठीक है, भाषा और लिपि के बारे में हम लास्ट क्लास में समझा था कैसे यह देवनागरी लिपि बनी है ना, नागरी देवनागरी सारा चीज हमने लिपि के भी इतिहास को हमने देखा था। तो देखिए, देवनागरी लिपि का प्रयोग हम करते हैं, तो देवनागरी लिपि में मानक भाषा के अनुसार याद रखिएगा दो अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। देवनागरी में मानक भाषा हिंदी के अनुसार क्या है भाई, कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं? सबके दिमाग में आ रहा होगा 52, नहीं 46 हैं। कितने वर्ण हैं? 46 वर्ण हैं। जबकि जो हमारे शासन द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हिंदी में देवनागरी लिपि के लिए कितने वर्ण हैं? तो यहां हम कहेंगे कितने हैं, 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अब इसी चीज को प्रश्न में पूछा गया था एक बार कि मानक भाषा हिंदी में कितने वर्ण हैं। मानक भाषा जहां शब्द प्रयोग कर दिया, आप 52 को कभी भी क्या नहीं करेंगे, यहां टिक नहीं लगाएंगे, आप क्या करेंगे 46 ही आप टिक लगाएंगे। मैं सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है वहां लेकर के आऊंगा, तो बिल्कुल वहां पर आप देखिएगा। ठीक है, तो 46। ठीक है, अब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कौन से ऐसे कितने 4, 2, 6 ऐसे कौन हैं जिनको बाद में जो है शासन द्वारा मान्यता प्राप्त देवनागरी में रखा गया है, लेकिन मानक भाषा में उनको नहीं रखा जाता है, ये हम देखेंगे। अच्छा, वर्णों के जो है वर्गीकरण देखते हैं। वर्ण का वर्गीकरण किस आधार कैसे कैसे होता है? तो भाई ये हमको बहुत पहले से बचपन से पता है। वर्णों को 2 रूप में बांटा जाता है। क्या कहते हैं? एक को कहा जाता है स्वर और दूसरे को कहा जाता है क्या, व्यंजन। भाई वर्ण तो 2 ही होते हैं ना, स्वर और व्यंजन। तो कुल हमारे पास कितने स्वर हैं? हमारे पास हैं कुल 11 स्वर। कितने स्वर हैं हमारे पास? कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर कौन कौन से हो गए? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। अंग अह में मत जाना भाई, अंग अह में मत जाना, री। ठीक है, अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ री। ये जो अंग अह जो है ना, ये अंग अह को बिल्कुल इसमें नहीं लेना है आपको। ये क्या कहलाते हैं? ये हैं आयोगवाह। ये हैं आयोगवाह। ये देखिए, ये आयोगवाह हैं। इसमें अंग और अह जो है अनुस्वर और विसर्ग ये दोनों शामिल होते हैं। इनकी संख्या है कितनी? 2। इनकी संख्या है कितनी? 2। इन्हीं दोनों को मानक भाषा में नहीं लिया गया था पहले, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और व्यंजन कितने हैं अपने पास? तो व्यंजन है हमारे पास में, अगर हम देखेंगे, अगर हम देखना चाहेंगे, सॉरी दोस्तों, अगर हम देखना चाहेंगे कि मानक भाषा हिंदी में कितने स्वर हैं, तो हम बिल्कुल कहेंगे यहां पर कितने हैं भाई? 35 हैं। कितने हैं? 35 हैं। ये लो, तो 35 और 11 कितने हो गए? 46 हो गए। लेकिन वो कौन है जिसको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो वो है +4, इसमें हम और करेंगे, और ये है वो संयुक्त। कौन है? संयुक्त। संयुक्त अर्थात कौन कौन से? हम यहां पर लिख सकते हैं क्या? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये जो संयुक्त है ना 4, ये जो है मानक भाषा में नहीं आते हैं। ठीक है, तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त में कौन कौन आते हैं? ये 2 आयोगवाह और ये 4। तो 4, 2, 6 इन्हीं की संख्या को बढ़ाया जाता है। बाकी जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है क्या, बाकी सब कहां से लेकर के? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, य र ल व श श श ह। अब छत्रज्ञ को उसमें नहीं लेना है, क्या लेना है? अड़ा और अढ़ा को लेना है। ठीक, चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा वर्गीकरण को हमने थोड़ा सा समझा। अब यहाँ पर हमने स्वर व्यंजन को समझ लिया, ये आयोगवाह होता है। ये तो हुआ एक छोटा सा ब्रीफ। हमको एक्चुअल में आज पढ़ना क्या है? वास्तव में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? स्वर को।
ठीक है, वर्ण विचार की परिभाषा हमने देखी, और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये दोनों ही बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, मुख्य बिंदु पर अपने। आज स्वरों को हम पढ़ना चालू करते हैं पहले, और स्वर को पढ़ते पढ़ते अगर समय रहा तो बिल्कुल व्यंजन भी आज ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, व्यंजन भी आज ही क्लियर कर लेंगे, हम ऐसा कोशिश करते हैं। तो टॉपिक डालिएगा स्वर। किसे कहते हैं स्वर? स्वर किसे कहेंगे? स्वर किसे कहेंगे दोस्तों? तो हम सबको पता है क्या अ से चालू होता है। हाँ ये तो ठीक है, अ से चालू होता है, परंतु अगर स्वर के बारे में पूछा जाए तो स्वर क्या होते हैं? ये स्वतंत्राक्षर होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से क्या होता है? स्वतंत्र रूप से इनको हम लोग उच्चारित कर सकते हैं। ये क्या है? कंठ से बिना किसी बाधा के उच्चारित होते हैं। लिखिएगा बिल्कुल कि स्वर स्वतंत्राक्षर होते हैं, ये बिना किसी बाधा के कंठ से उच्चारित होते हैं, बिना किसी बाधा के कंठ से उच्चारित होते हैं। बल्कि ये स्वर ही हैं जो व्यंजन के उच्चारण में क्या करते हैं? व्यंजन के उच्चारण में सहायता प्रदान करते हैं। तो जो भी स्वतंत्राक्षर होंगे वो सब क्या हैं? स्वर हैं। कौन कौन है स्वर? बिल्कुल लिखते चलते हैं हम लोग। भाई बचपन की चीज को पढ़ना है तो बच्चों की तरह पढ़ना पड़ेगा, बोलते हुए पढ़ना पड़ेगा। अ आ ई उ ए ओ औ और री। ठीक है, अंग अह को इसमें नहीं लेना है। ठीक, अ आ ई उ ए ओ और री, ये क्या है? ये स्वर है। ठीक, इनमें से अब हम लोग देखते हैं कि स्वरों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, स्वरों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनमें से पहले चीज तो एक चीज नोट डाउन कीजिएगा, इनमें से मूल स्वर किसे किसे कहते हैं? देखिए सबको पता है ना, सबको पता है ना वर्णाक्षर क्या होते हैं, कैसे इनको देखा जाता है सब। हिंदी तो बहुत आसान भाषा है, आसान विषय है, ये सबको लगता है। तो बताइएगा कि मूल स्वर किन्हें किन्हें कहा जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए, मूल स्वर कौन कौन है? अ ई उ और री, ये जो हैं ये मूल स्वर हैं। ये क्या हैं? मूल स्वर हैं। आप लोग अलग से कॉपी में लिखते चलिएगा, यहाँ बोर्ड में बहुत सारी चीजें मैं लिखता जाऊंगा, बाद में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेने से ही नहीं होगा, आप कॉपी में लिखते चलिए। देखिएगा अ ई उ और री को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। बाकी सब क्या है? उनके द्वारा बनाई गई है। ठीक, तो टॉपिक डालिएगा स्वरों का। हम लोग देखते हैं वर्गीकरण, किस किस प्रकार से स्वरों को वर्गीकृत किया गया है, इनके बारे में देखते हैं। वर्गीकरण, सबसे पहली चीज तो स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला आधार है हमारा उच्चारण के आधार पर। किस प्रकार से हम स्वरों को उच्चारित करते हैं उसके आधार पर हम लोग करते हैं। सबसे पहला हमने क्या बोला? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो है हम लोग इसको बांटते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार होता है वह है इसमें लघु स्वर, या इसी को कई जगह कहा जाता है ह्रस्व स्वर, या कहा जाता है एक मात्रिक। अब ये एक मात्रिक सुनते साथ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो पूछा गया था व्यापम में, है ना। व्यापम में पूछा गया था निम्न में से कौन एक मात्रिक नहीं है, ऐसा पूछा गया था एक बार। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लघु हर्ष या एक मात्रिक किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो मूल स्वर अभी अभी मैं बताया उसी की ओर हम लोग जा सकते हैं, और यही तो है एक मात्रिक या लघु स्वर। बिल्कुल, ये जो है कौन कौन से हमारे पास में हो गए? अ ई उ और री, यही है एक मात्रिक स्वर। ठीक, देखिएगा दूसरा हम देखते हैं यहां पर जिसे हम कहते हैं गुरु या दीर्घ, या इसे ही हम कहते हैं क्या? द्वैमात्रिक स्वर। द्वैमात्रिक स्वर, द्वैमात्रिक स्वर किसे कहेंगे? तो जो एक मात्रिक नहीं है वो द्वैमात्रिक है। क्यों? क्योंकि ये मूल है और इन्हीं से मिलकर के वो बने हैं। जैसे अ और अ मिलकर के क्या बन गया? आ मिल गया, आ बन गया, ई से मिलकर के ई बन गया, तो दो मात्रा हो गया।
आ, ई, वैसी उ, अ और ई, ए, अ और ए, अ और उ, ओ, अ और ओ, औ। मतलब ये क्या है, इनमें दो मात्रा है और दो मात्राओं के होने के कारण ये क्या कहला गए, गुरु कहला गए या दीर्घ या द्वैमात्रिक कहला गए। ये ऐसे स्वर हैं। तो गुरु कितने हैं, गुरु हैं कितने, 7। 7 हो गए क्या, ठीक है, ये 7 हो गए। चलिए इसी में अगला क्या होता है, तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, कई जगह ये विभाजन नहीं किया जाता है, परंतु बिल्कुल आप लोग जान लीजिए कि त्रैमात्रिक भी कुछ होता है। अरे सर त्रैमात्रिक कहाँ से आ गया, जब यहाँ पर हमारे पास 7 4 11 खत्म हो गए तो त्रैमात्रिक क्यों आ गया। तो त्रैमात्रिक हम यहाँ पर कोई स्वर नहीं लिखे हैं, परंतु त्रैमात्रिक स्वर का हम उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं भला समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ओम, मैंने एकदम आसान शब्दों में ऐसे ओम तो कह दिया, लेकिन क्या हम ओम ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं ओम। और जब आप ऐसा कहते हैं तो ओम को हम ऐसा ना लिख करके अगर ये लिखें तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, कुछ ई जैसा बना हुआ देखते हो आप, और ई जैसा जो बना हुआ दिखता है वही क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है इसके त्रैमात्रिक को। ये खाली ओम नहीं है, ये ओम है। या मैं इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं, मैं कहता हूं मैया, मैया। आपने वो गाना सुना होगा क्या, जब कान्हा क्या कर रहे हैं, माखन चोरी करके खा रहे हैं और जैसे ही माँ यशोदा उनको पकड़ लेती है, वो क्या बोलते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वैसे इतने कर्कश आवाज में मैं गाना सुनाऊंगा, आप नहीं सुनने वाले मुझे पता है, लेकिन वो शब्द देखो वो क्या है, रे मैया मोरी। मैया जहां पर बोला जाता है वो क्या बनती है, त्रैमात्रिक बनती है। और हमारे कान्हा भी बड़े नटखट हैं, पहले तो मस्त रोग आ दिए कि मैं नहीं माखन खायो, और जहां मैया ने कहा क्या कि ठीक है लल्ला तू नहीं खाया है, तू तो बड़ा भोला है, यही बाकी ग्वाल बाल लोग क्या क्यों होंगे, ऐसे ही लगा दिए होंगे तुम्हारे। जहां तो माँ उसकी मान गई, यशोदा माता मान गई, कहने लगे क्या कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आह, ये कान्हा जी हमारे बड़े ही रस। हाँ जी, अब पहुंचते हम लोग कहां पर, एक होता है आगत स्वर, एक होता है आगत स्वर। कि आगत स्वर क्या होता है, आगत स्वर किसे कहते हैं। देखो हिंदी में, हिंदी के वर्णों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे चल के मैं तुर्क से आए हुए 2 वर्णों को बताऊंगा, और अभी मैं बता रहा हूं हिंदी में देवनागरी लिपि में अंग्रेजी से एक वर्ण आया हुआ है जिसे हम कहते हैं अ। क्या ये अ, कहीं पर यहां पर लिखा नहीं है हमने, लेकिन ये अ जो है ना एक स्वर आया हुआ है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप कहते हो ना, जैसे ही आप कहते हो हॉकी, ये लो हॉकी, भाई ये कौन सी मात्रा है, ये क्या है, आगत स्वर है, जो कहां से आई है, अंग्रेजी से आई है। नोट डाउन कर लीजिएगा, अंग्रेजी से आई है। हॉकी या आप कहिए रॉकी, ये सब क्या है, ये सब है आगत स्वर। तो उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर ही ये 4 प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, इसका विभाजन करते हैं। अब देखते हैं दूसरा ये देखते हैं हम लोग संरचना के आधार पर। दूसरा प्रकार क्या है, संरचना के आधार पर हम देखते हैं, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। या तो ये होंगे स्वतंत्र स्वर या मूल स्वर, जैसा कि मैं ऊपर में लिखा था, बिल्कुल वही बिंदु को ध्यान में रखिएगा। पहला क्या होगा, स्वतंत्र या मूल स्वर। कौन कौन है मूल स्वर, ऊपर में देख करके तुरंत हम देख सकते हैं, बता सकते हैं क्या है, अ, ई, उ और री, ये है भाई मूल स्वर। जबकि जो दूसरे हैं ना, ये दूसरे हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब देखो तो संयुक्त स्वर कौन कौन से, किसके किसके संयोजन से कौन कौन बन रहा है, तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, संयुक्त, या इसी को विकार उत्पन्न होने के कारण हम कहते हैं विकृत स्वर। विकृत स्वर, कैसे विकृत स्वर, देखिए कैसे, किसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहले अ में अ मिला करके क्या बनता है भाई, आ। या अ में अगर ई में पहले ई को मिला लेते हैं, बन गया क्या ये ई। ऊ और ऊ को मिला करके बनता है क्या, ऊ। ठीक है, ये ऊ, ये ऊ। ठीक है, ये जो होंठ है ना उसकी आकृति पर बहुत कुछ निर्भर करता है, आगे चल के हम लोग होष्टाकृति भी पढ़ेंगे। अगर मैं यहां पर अ या आ में
अ या आ में अगर मैं ई या ई को जोड़ दूं तब ये बनता है क्या, ए। अगर इसी अ या आ में मैं उ या ऊ को जोड़ दूं तब ये बनता है ओ। ठीक है, अगर मैं अ या आ में ए या ए को जोड़ दूं तभी बनता है ए। अगर मैं इसी अ या आ में ओ या औ को जोड़ दूं तब यह कहलाता है क्या, औ। तब यह कहलाता है क्या, औ। ये लीजिए, ये है भाई संयुक्त या विकृत स्वर। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ओ, ए, औ। ये क्या है, ये है संरचना के आधार पर दो भाग, और इनको हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर हम लोग देखते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर देखो, ये आप लोग नोट डाउन कर लिए होगे, मैं पीछे इसीलिए आता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट रख लो इसको, है ना। तो स्क्रीनशॉट, वैसे स्क्रीनशॉट रखने से ज्यादा बेहतर है कि आप खुद अपने हाथों से इसको लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। खाली कहानी सुनते रहेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम निकालना। अच्छा, जो मजे के लिए सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, जिसको चेक कर रहे हैं राठौर सर कैसा पढ़ाते हैं करते रहो। एग्जाम निकालना है खुद तो बहुत बेहतरीन तरीके से खुद ही नोट्स बनाइए। अच्छा, तीसरे टाइप से अब हम लोग पहुंच जाते हैं, क्या, वर्गीकरण। क्या है भाई तीसरा टाइप का वर्गीकरण, हमने देखा था तीसरे टाइप का वर्गीकरण, अभी मैं बता रहा था उच्चारण के स्थान के आधार पर हम लोग इसको करते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर, यह प्रश्न एक बार आया हुआ था, क्या आया था उसी को पहले बता देता हूं। उस उच्चारण के स्थान के आधार पर क्या था, उच्चारण के स्थान के आधार पर दोस्तों ये जो स्वर है उसको अग्र स्वर या मध्य स्वर या पश्च स्वर के रूप में बांटा जाता है। ये तीन प्रकार से इनको बांटा जाता है, और जो प्रश्न आया था वो यही था। सबसे पहले इसी को याद कर लीजिए, मध्य स्वर होता है अ, केवल अ जो है ये मध्य स्वर है। और अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं, अग्र स्वर में आते हैं ई, ई। अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं, तो अग्र स्वर में आते हैं ई, ई, फिर दो छोड़ो और पहुंच जाओ कहां पर, ए, ऐ, फिर दो छोड़ो पहुंच जाओ कहां, री। ये अग्र स्वर है, दो छोड़ के ई, ई, फिर दो छोड़ के ए, ऐ, फिर दो छोड़ के री। मध्य स्वर है अ, तो बचे हुए सब क्या हैं, पश्च स्वर है, आ, उ, ओ, औ। ये सब क्या है, पश्च स्वर है। ये सब क्या है, पश्च स्वर है। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से भी ऐसे बोलते हुए चला जाऊं तो भी आपको पता तो चल जाएगा कि कौन अग्र है, कौन मध्य, कौन पश्च है, लेकिन मैं लिख इसे रहा हूं ताकि आप भी अपने कॉपी में स्पष्ट रूप से लिख सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे मेहनत को जाया मत जाने दीजिएगा, खुद बहुत अच्छे तरीके से इसका नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर। इनको ओष्ठाकृति के आधार पर कैसे कैसे बांटा जाता है। ओष्ठाकृति मतलब, अरे भाई ओष्ठ की, होंठ की आकृति, कैसे आकृति बनेगी, तो ये तो होगा या तो ये वृत्ताकार होगा या तो ये अवृत्ताकार होगा। कैसा होगा, या तो ये वृत्ताकार होगा या तो फिर ये अवृत्ताकार होगा। ये दो ही प्रकार का इसमें हम लोग को देखने को मिल सकता है, वृत्ताकार या अवृत्ताकार। सिंपल सी बात है, जब आप बोल करके देखते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं बचपन की चीजें हैं, बच्चों जैसे पढ़ना है, इसको बोल बोल करके देखिए, अ, आ, ई, कहीं पर भी ओठ जो है वृत्त हुआ क्या, नहीं हुआ, तो ये सब अवृत्ताकार है। वृत्त कब बनेगा, वृत्त कब बनेगा, थोड़ा सा जोर से ऐसे बोल करके देखोगे तो जैसे ही हम बोलते हैं ऊ, हमने कहा ऊ, फिर ओ, औ, ये सब क्या कर रहे हैं, ओठ को हमारे वृत्त बना रहे हैं, तब हम कहते हैं उ, ओ, औ को क्या कहते हैं हम लोग, वृत्ताकार कहते हैं। और बाकी बचे हुए जितने हैं क्या क्या हो गए, अ, आ, ई, ए, ऐ, री, ये सब क्या है, ये सब अवृत्ताकार है। नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आप खुद ही लिख सकते हो, ये क्या है, अवृत्ताकार है। ठीक, चलिए, तो ये विभाजन हुआ। एक प्रकार से और हम वर्गीकरण करते हैं हम लोग, एक प्रकार का लास्ट और देख लेते हैं कि उच्चारण में हमारे मुख के खुलने के आधार पर, कितना बड़ा हमारा मुंह खुल रहा है उसके आधार पर भी हम लोग इसको वर्गीकरण करते हैं। उच्चारण में मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर
ये देखो भाई, ये एक विशेष अब देखना है हमको, उच्चारण में मुख के खुलने के आधार पर। भाई कोई एक शब्द, कोई एक वर्ण ऐसा होता है जिसको बोलने में हमारा पूरा मुंह खुलता है, जैसे आ, अ, ई, उ, आओ। तो अलग अलग प्रकार की हम आकृति यहां पर मुंह से बनता है, और इसलिए हम इसको 4 अलग अलग रूप में बांटते हैं। एक हम कहते हैं क्या, संवृत्त। दूसरा हम इसमें कहते हैं अर्धसंवृत्त, अर्धसंवृत्त। तीसरा हम कहते हैं विवृत्त। विवृत्त। और चौथा हम इसमें कहते हैं अर्धविवृत्त, अर्धविवृत्त कहते हैं। ठीक है, कौन कौन है संवृत्त, अर्धसंवृत्त? अच्छा, संवृत्त का तात्पर्य क्या है? संवृत्त का तात्पर्य क्या है समझिएगा, जब किसी भी वर्ण के उच्चारण में, किसी भी वर्ण के उच्चारण में यदि मुख बहुत ही थोड़ा सा खुले, बहुत ही कम अगर मुख खुलता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, संवृत्त कहते हैं। और संवृत्त वर्णों को हम लोग देखते हैं अ, ई, उ, री, ये सारे क्या हैं, संवृत्त हैं। क्या क्या हमने कहा, अ, ई, उ, री, ये सब क्या है, संवृत्त है। मुख बहुत ही कम खुलता है, बहुत कम खुलता है। अर्धवृत्त क्या है? अरे अर्धवृत्त हो गया क्या, अर्ध संवृत्त है भाई, ये अर्ध संवृत्त है। मैं यहां पर लगा देता हूं, अर्ध संवृत्त लिखेगा, अर्धवृत्त मत लिख दीजिएगा, ठीक है। संवृत्त के बाद अर्ध संवृत्त, मतलब कि संवृत्त से थोड़ा सा ज्यादा अगर मुख खुले, संवृत्त से थोड़ा सा ज्यादा अगर मुख खुलता है तो उसे हम कहते हैं अर्ध संवृत्त। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं ए और ओ, ए और ओ इसमें शामिल होते हैं। जब मुख सबसे बड़ा खुलता है, सबसे ज्यादा जब खुलता है, वह कहलाता है विवृत्त। सबसे ज्यादा मुख खुलता है किसमें, विवृत्त में, जो कि है आ। और अर्ध संवृत्त से थोड़ा ज्यादा, विवृत्त से थोड़ा कम। अगर अर्ध संवृत्त से थोड़ा ज्यादा और विवृत्त से थोड़ा सा कम अगर मुख हमारा खुलता है तो उसे हम कहते हैं अर्ध विवृत्त। इसमें शामिल है ए और औ, ए और औ। और ये जो है हम वहां ऊपर में लिखते भले ही नहीं है, लेकिन ये रॉकी हॉकी वाला भी जो है ना, ये अर्ध विवृत्त इसी में शामिल है। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्वर के क्या देखा हमने अभी, स्वर का जो है विभाजन हमने देखा। तो कुल कितने स्वर हैं हमारे पास में, कुल हमारे पास में स्वर हैं 11। कभी भी अंग और अह को जोड़ करके 13 आप नहीं कहें। कितने हैं, केवल 11। ठीक, और इनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है वो भी हमने देख लिया। अब आप लोग थोड़ा सा एक मेहनत कीजिएगा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जो एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं वो ये थोड़ा सा मेहनत करें, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार से अगर मैं आपको बतला दिया कि उच्चारण में मुख के खुलने के आधार पर ये ऐसा ऐसा है, तब तो आपसे बन गया। लेकिन अब आप लोग अ से लेकर के री तक के वर्णों को लिख करके, अगर मैं बात करूं केवल अ की, तो 5 प्रकार से जो अभी हमने विभाजन किया था, उन 5 में अ किस में आता है, ये आप अगर नोट डाउन कर लें तो बहुत ही बेहतरीन आपका नोट्स जो है प्रिपेयर होगा और एग्जाम के लिए आप उतने ही बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगे। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं अ की बात करूं तो अ दीर्घ है कि मतलब एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, त्रैमात्रिक है, क्या ये, तो भाई ये एक मात्रिक है। अ संयुक्त है कि मूल स्वर है, ये मूल स्वर है। ठीक है, तो अ लिखेंगे, अ के बगल में लिखते जाएंगे, अ के बगल में लिखते जाएंगे, कैसा है, एक मात्रिक है, अर्थात हर्ष है, लघु है। और क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये मूल स्वर है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो उच्चारण स्थान है भाई इसका मध्य में। और अगर मैं बोलूंगा कि अ जो है ये वृत्ताकार आकृति बनाती है होंठ की कि अवृत्ताकार, आप लिखेंगे अवृत्ताकार। और फिर मैं पूछूंगा कि मुख के खुलने के आधार पर कहां पर रखा गया है, तो आप बताएंगे संवृत्त में। तो अ लिखे, अ के आगे में लिख देंगे एक मात्रिक मूल स्वर संवृत्त, और लिखेंगे मध्य से उच्चारित और अवृत्ताकार। ये 5 क्वालिटी उसका लिख दिए। ऐसे करते करते आ से लेकर के री तक के अगर वर्णों को आप लिख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए क्या रहेगा, एग्जाम के लिए वो तैयारी आपकी होती रहेगी। अच्छा, कुछ जगहों में जो है बड़ा री और ली, ये जो है इन दोनों को भी माना जाता है क्या,
बड़ा री और ली, इसको भी स्वर में लिया गया है। वैदिक काल में जो है लिया जाता था। अब वर्तमान हिंदी में, मानक हिंदी भाषा में ये जो है, या हमारे शासन में भी ये दोनों जो है स्वर की भांति काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 11 स्वर की जानकारी हो गई है ना। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 स्वरों से हटा करके। भाई अंग और अह को हम लोग कहीं नहीं ले रहे हैं, तो उसको पढ़ना भी तो जरूरी है। हम उसको स्वर में नहीं लेंगे, लेकिन अपने ज्ञान में तो लेंगे। तो टॉपिक डालिएगा आयोगवाह। ये प्रश्न पूछा जाता है कि आयोगवाह किसे कहते हैं। आयोगवाह में दो चीजें हैं, अनुस्वर लिखिएगा। आयोगवाह इसमें दो प्रकार की चीजें हैं, अनुस्वर और विसर्ग। आयोगवाह, अच्छा ये न स्वर में आता है न व्यंजन में, इसलिए इसको नपुंसक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि आयोगवाह में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या, आयोगवाह में एक तो आता है क्या, अनुस्वर। क्या खासियत है अनुस्वर की, हम सबको पता है अनुस्वर की क्या खासियत है। ये दो प्रकार से होते हैं, या तो अंक की मात्रा लगती है, या तो चंद्र बिंदु वाली मात्रा लगती है। या तो चंद्र बिंदु लगती है या तो अंक की मात्रा लगती है। क्या होता है ये बिंदु या चंद्र बिंदु। कैसे कब इसका उपयोग किया जाता है समझिएगा। यही अनुस्वर अगर व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो ये अनुनासिक के बनाते हैं। ये स्वर यदि व्यंजन के साथ मिलते हैं तो ये अनुनासिक के बनाते हैं। जैसे अंगा, इया, अणा, न, म, ये जो वर्ण है वो सब अनुनासिक के हैं। किसके कारण, इसी अनुस्वर के कारण। जैसे अगर मैं कहता हूं, अगर मैं यहां पर कह देता हूं मंद, मंद, लेकिन मैं कहता हूं मांड। मैं यहां पर कहता हूं अंक, लेकिन अगर मैं कहूं आंख। ठीक है, अगर मैं यहां पर कहता हूं गंदा, मैं यहां पर कह दूं गांव। क्या अंतर आ रहा है दोनों में, क्या अंतर आ रहा है दोनों में। मंद, अंक, गंदा, इन सब में क्या है, हम जब नासिक का अपना प्रयोग कर रहे हैं तो मुख बंद है। मंद, अंक बोल करके देखिएगा। लेकिन अगर आप मंद ना कह के मांड कह रहे हैं, मांड, तो नाक से जो स्वर आ रहा है उसके अलावा आपका क्या है, मुख भी खुल रहा है। और अगर मुख खुल रहा है इसका मतलब वहां पर क्या होगा, चंद्र बिंदु उपयोग होगा। गांव, आंख, मांड, इन सब में क्या है, नाक से स्वर भी आ रही है और मुख भी खुल रहा है, इसलिए वहां पर क्या है, चंद्र बिंदु है। और जहां कहीं पर भी केवल नाक से स्वर आती है वह क्या है, अनुस्वर है। मंद, अंक, गंदा, इनका प्रयोग कहां पर होता है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस चीज को गौर किए होंगे कि मैं कहता हूं क्या, मैं कहता हूं पुरुष, फिर मैं कहता हूं पुरुषों, महिला, महिलाएं, है ना, महिलाएं, लड़कियां, लड़के। अच्छा, जब कभी भी हम एक वचन से बहुवचन में जाने की कोशिश करते हैं तो अधिकांशतः क्या होता है, इस अनुस्वर का प्रयोग होता है। यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं यहां पर, अनुस्वर के अलावा क्या है, अनुस्वर के अलावा क्या है यहां पर, आयोगवाह का दूसरा हिस्सा क्या होता है, विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग। ये विसर्ग जब भी व्यंजन के साथ आता है, जो हम लोग लिखते हैं क्या, अंक के बाद में अहा, ये क्या करता है, व्यंजन के साथ में ये विसर्ग की उत्पत्ति करता है। व्यंजन के साथ में विसर्ग की उत्पत्ति कैसे करता है भाई, क्या होता है विसर्ग। जैसे हम लोग व्यंजन लिखते, प्रातः लिखे, लो प्रातः काल, है ना, मैं लिखता हूं दुख। हम लिखते हैं क्या, निसंकोच। अगर आप इस तरीके से पूरा नोट्स बनाते हुए पढ़ाई करते चलेंगे तो निसंदेह ही, निसंकोच ही आपको आगे चल के किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन भाई। तो ये क्या है, ये जो है विसर्ग की उत्पत्ति होती है जब हम क्या करते हैं, आयोगवाह विसर्ग का प्रयोग करते हैं व्यंजन के साथ में। ठीक है, ये हो गई क्या, आयोगवाह की बात। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, हम स्वर का हमने विभाजन किया, हमने क्या किया, हमने आयोगवाह को समझा। अब हम धीरे से पहुंच जाते हैं कहां पर, एक व्यंजनों को पढ़ते हैं। भाई वर्ण विचार अपने आप में बहुत ही छोटा टॉपिक है ना, मुझे लगता है कि एक साथ इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और बिल्कुल हम लोग देखते हैं क्या, व्यंजनों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, उसमें भी आप सभी बहुत ही जो बारीक बारीक जो चीज़ें हैं ना उसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बहुतों को लगता है कि मैं पहले भी जो बोला था कि हिंदी हमको आती है, तो आप बिल्कुल भले ही ये वीडियो एक
क्या कर दो, ये वीडियो छोड़ दो। लेकिन जैसे ही आपको वहां पर नोटिफिकेशन में दिखेगा कि वर्ण विचार से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जब मैं लेकर के आऊंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन जब मैं लेकर के आऊंगा विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के साथ में और नवीनतम कुछ प्रश्नों के साथ में, तो आप जाके जरूर उसको अटेंड कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा मुझसे पहले आंसर देने का। जब आप 100% सफल हो जाएंगे कि हाँ मुझसे पहले भी आप आंसर दे सकते हैं, मतलब बिना बताए आप आंसर दे सकते हैं, इसका मतलब आप परफेक्टली तैयार हो चुके हो। ठीक है, अगर नहीं दे पाए तो तुरंत आकर के यहाँ पर एक भी प्रश्न अगर छूटा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या है, हमारे ज्ञान में कमी है। तो हमको वापस से आकर के क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, है ना। देखिए व्यंजन बहुत बड़ी समस्या है। मैं जब भी लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस जब हमारी चलती हैं, तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही वर्ण विचार का टॉपिक आया, भाई रस छंद अलंकार पढ़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही वर्ण विचार का टॉपिक आया या शब्द विचार आया, तो सबका वही हाल रहता है। क्या रहता है कि अच्छा ये तो हमको आता है, ठीक है, 50% अटेंडेंस हो जाता है स्टूडेंट्स का। लेकिन जिस दिन इसका टेस्ट होता है, जिस दिन टेस्ट होता है, लिटरली बता रहा हूं, अलंकार रस छंद अलंकार तो लोग बढ़िया बना लेते हैं, 100 में से 90, 85, 80 ऐसा लाते हैं। वर्ण विचार में 60 क्रॉस नहीं कर पाते, कारण वही है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना पड़े, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों से नंबर कमाओ ना, व्यंजन से नंबर कमाओ। देखो अभी व्यंजन से मैं आपको दिलाता हूं एक से एक नंबर। तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन स्वर रहित वर्णों को ही व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर रहित व्यंजन को, वर्णों को ही व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित मतलब, अगर मैं आपको कहूं अंधकार को डिफाइन कीजिए, कैसे डिफाइन करेंगे अंधकार को? प्रकाश का ना होना ही क्या है, अंधकार है। क्या, प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। तो उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, ऐसे वर्ण जिसमें क्या हो, स्वर न हो, स्वर का जहां पर अभाव हो, वही व्यंजन है। और कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों इसकी। ये क्या है, स्वर रहित व्यंजन ही, स्वर रहित वर्ण ही क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और इसलिए इसमें क्या होता है, हलंत का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूंगा क्या, क, अगर मैं क लिखता हूं, क ये एक व्यंजन है, क एक व्यंजन है, नहीं है। क एक व्यंजन है क्या, नहीं है। अब एक व्यंजन है। जब क में हलंत लग गई, मतलब इसमें से इसका जो शहीद वर्ण है अ, वो निकल गई। अच्छा, मैं जब स्वर पढ़ा रहा था शहीद वर्ण नहीं बोला था, है ना। देखिए पूरे वर्ण व्यवस्था में, वर्ण विचार में अ जो है, अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। कारण क्या है, अ जो है प्रत्येक व्यंजन में लगा होता है, अ प्रत्येक व्यंजन में लगा होता है। ठीक है, तो क में अगर मैं अ को जोड़ दूं, तब इस लिपि में अगर मैं अ को जोड़ दूं, क्योंकि इसको मैं उच्चारित नहीं कर सकता, जब ये जो लिपि है ना, इसमें अगर मैं अ को जोड़ दूं, तब मैं इसे उच्चारित करता हूं क्या, क। तब मैं इसे उच्चारित करता हूं क्या, क। तो ये अ क्या है, ये शहीद वर्ण है जो प्रत्येक व्यंजन में लगा होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिना किसी स्वर के जो भी हमको क्या मिलते हैं, वर्णाक्षर मिलते हैं, वो क्या हैं, व्यंजन है। चलिए आइए जल्दी से हम लोग इसको समझने के लिए क्या करते हैं, व्यंजनों को लिख लेते हैं। क्या क्या व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा नया चीज पढ़ा दिया आपने। अब ये इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, अड़ा और अढ़ा, अड़ा, अढ़, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये है। देखो भाई ऐसा है कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में, हमारी छत्तीसगढ़ी बोली में केवल एक स होता है, वो है ये स। ठीक है,
और इसलिए आपको ये महसूस होगा बीच बीच में, ठीक है, ये महसूस होगा जब क्लास के वक्त जो है हम लोग बहुत मस्ती करते हैं इस बात को लेकर के कि कभी कभी मेरे से ये जो श और श है ना, ये उच्चारित नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा उस बात को। कारण क्या है, छत्तीसगढ़िया आदमी हूँ मैं, है ना, छत्तीसगढ़िया हूँ और ये एक ही सा का ढर्रा चल रहा है, यही आदत लगा हुआ है, तो कभी कभी ऐसा जो है मिस स्पेल हो जाएगा। पता है आपको, हिंदी में वर्तनी जो है, वर्तनी शुद्धि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वर्तनी को शुद्धि करने की सबसे बड़ी जो क्षमता है वो है जब आप सही उच्चारण करना सीख जाते हैं। जितना सही आप उच्चारित करते हैं वर्णों को, उतना ही सही आपकी क्या हो जाती है, वर्तनी हो जाती है। ठीक है, उतनी सही आपकी वर्तनी हो जाती है। तो बिल्कुल क्या करें, सही उच्चारण को सीखिए, और सही उच्चारण को सीखने से ही वर्तनी से जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपसे बिल्कुल बनेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, इतने व्यंजन हैं, ठीक है, इतने व्यंजन हैं। अब इन व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा गया है और इनको क्या क्या नाम दिया गया है वो मैं लिख दूं। ये क्या है, व्यंजन है? नहीं है भाई, अभी बिल्कुल ये व्यंजन नहीं है। जब तक कि हम इनमें हलंत ना लगा दें ये व्यंजन नहीं है। मैंने बताया था ना, हलंत लगने के पश्चात ही क्या बनता है, ये व्यंजन बनता है। तो सभी में हलंत लगाने की आवश्यकता है। जब ये हलंत लग गया, अब ये क्या हो गए, अब कहला गए ये व्यंजन। ठीक, अच्छा, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों का विभाजन सबसे पहले हम लोग करते हैं। देखो इसको भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है और वहीं से प्रश्न उठते हैं कि इनको क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो क से लेकर के म तक के हैं, क से लेकर के म तक के हैं, इनके लिए ध्यान रखिएगा, ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। ये कहलाते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? बहुत ही एक सरल सा प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? अब इनके अलावा इनमें से कोई भी एक दिया रहेगा वो स्पर्श व्यंजन नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा बता सकते हैं। इसके बाद में ये जो है, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ये कहा जाता है किसको, अड़ा और अढ़ा को। अड़ा और अढ़ा को कहा जाता है उत्क्षिप्त द्विगुण या द्वित्व। य र ल व, य र ल व, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन कौन क्या है ये, य र ल व। इसके पश्चात ये जो है श श स ह, ये हैं संघर्षी व्यंजन। ये क्या है, संघर्षी व्यंजन हैं। इनको मैं बताऊंगा कि किसको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इनकी परिभाषा क्या है। और छ त्र ज्ञ और स्र, ये है संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले तो हमने क्या है, विभाजन यूं ही देख लिया। सबसे पहले तो हम लोग यूं ही समझ गए कि किसको किसको किस किस नाम से जाना जाता है, किसको किस क्या है वर्गीकरण में रखा गया है। पहला क्या है, स्पर्श क से लेकर के म तक, उत्क्षिप्त द्विगुण या द्वित्व, अड़ा अढ़ा, अंतःस्थ य र ल व, संघर्षी स श स ह, और संयुक्त है क्ष त्र ज्ञ और स्र। ये क्या है, इस प्रकार से व्यंजनों का विभाजन किया जाता है। यहीं से प्रश्न बनता है, बहुत सारे प्रश्न यहां से आपको बनेंगे। अब आइए थोड़ा सा उन बातों को जानते हैं जो शायद आप पहले नहीं जान रहे थे होंगे, है ना। तो देखते हैं, शायद हो सकता है आप में से अधिकांश लोग इन चीजों को जान रहे होंगे, तो एक रिवीजन के तौर पर देखते चलते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन हैं, इनको इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर फिर से अलग अलग बांटा गया है। ये जो क ख ग घ अंग, ये कहलाते हैं क वर्ग। इनमें ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्णाक्षर हैं, इनके प्रथम अक्षरों के आधार पर इसके वर्ग का नाम रखा गया है। तो ये है, कहलाता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और बता दूं आपको, पीएससी में इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वर्ण प वर्ग की नहीं है, प वर्ग की नहीं है। बताओ भला, हम क्या सोचते हैं बहुत कठिन आता होगा, नहीं, बहुत आसान प्रश्न आता है, कई बार हम कंफ्यूज बस हो जाते हैं। निम्न में से कौन प वर्ग की वर्ण नहीं है? तो फ ब भ म के अलावा इनमें से या इनमें से कुछ भी दिया रहे वो प वर्ग की नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है, इसी वर्ग के हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में एक और विशेष बात। ये जो क वर्ग के जो वर्ण हैं, इनका उच्चारण होता है कंठ से। कहां से होता है? कंठ से। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कंठव्य। क्या कहा जाता है इन्हें? कंठव्य कहा जाता है। उच्चारित करके देखिए, क ख ग घ अंग, कहां से? कंठ से आवाज आ रही है।
उच्चारित करके देखिए तो च को च, छ, ज, झ, इया, ये जब उच्चारित करते हैं तो हमारा जो है तालु, तालु से जो है आवाज आ रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम, तालव्य कहते हैं। बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी अधिकतर हम देखते हैं कि क्या स्टूडेंट जैसे ही ये प्रश्न आता है निम्न में से कौन तालव्य है, या ये च कौन सा वर्ग का है, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य क्या है, तो वहां पर फिर वो बोल बोल के प्रैक्टिस करते रहते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, तो वहां जाके प्रैक्टिस करने से अच्छा अभी कर लो, अभी बोल बोल के देखो, मेरे साथ दोहराते रहो। चलिए बोल करके देखते हैं, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ अणा। जब ये आप बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपकी जीभ जो है पलट करके पीछे जाती है और तालू और दांत के बीच में जो खुरदुरा जो हिस्सा है हमारे मुख के अंदर, वो खुरदुरे हिस्से में टकराते हुए वो वापस आ रही है। बोल करके देखिएगा, ट ठ ड ढ अड़। इसीलिए जीभ पूरा मुड़ता है पीछे और जा करके उस हिस्से में वापस से हो क्या है, उस हिस्से को छूते हुए तुरंत वापस आता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मूर्धन्य। इसे हम कहते हैं क्या, मूर्धन्य हम इसे कहते हैं। देखिएगा इसके पश्चात में बोल करके देखिए जरा, त थ द ध न। जैसे ही आप इन वर्णों का उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, आपकी जीभ जो है कहां से कहां को छू रही है, आपके दांतों को, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, दंतव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंतव्य कहा जाता है। दंतव्य कहते हुए भी आप देखेंगे, त बोलते हुए भी जीभ क्या हो रही है, छू रही है किसको, ये दांतों को, इसलिए इसे कहा गया क्या, दंतव्य कहा गया। अब बारी आती है प फ ब भ म। ये बहुत ही आसान वर्ण है, प फ ब भ म। इनमें किसी का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, किसी को अंदर के मांसपेशियों को कोई काम नहीं करना है, जीभ को कोई काम नहीं करना है, दांत को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ क्या है, ये है ओष्ठव्य। ओष्ठव्य है ये, क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान हमने देखा था कि हमारे होंठ जो है बस आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, और प फ ब भ म, ये जो है यहां से एक आवाज की उत्पत्ति हो रही है। एक प्रश्न है दोस्तों यहीं से ही, देखिए एक तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कारण होता है, लेकिन अगर हम लोग हिंदी व्याकरण के छात्र छात्रा हैं तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि क्यों एक छोटा सा बालक, नवजात शिशु कुछ समय बाद जब बोलना आरंभ करता है तो सबसे पहले उसके जुबान से क्या, माँ माँ पापा, यही क्यों निकलता है? मम्मी पापा के साथ रहने के कारण है ना, मम्मी पापा के साथ रहने के कारण निकलता होगा। हाँ ठीक है, हो सकता है, ये भी सोच सही हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए कि उनको माँ माँ पापा ही क्यों कहा गया। जो छोटा सा बालक है, ना उसके पास दांत है, ना उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपने जीभ के साथ खेल सके, कंठ से आवाज निकाल कुछ, वो तो बस एक ही आवाज उसको निकालना आता है, अ। जब वो अ की आवाज निकाल रहा है, इस दौरान जब उसके होंठ आपस में मिलने लगते हैं तो अ से बनने लगता है क्या, वो म म प प फ फ। ये जो आवाज है, ये होंठ जो है छोटे से बच्चे में केवल क्या विकसित हुआ रहता है, उसके होंठ विकसित हुए रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओष्ठव्य कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी जैसे जैसे फिर उसके दांत आने लगते हैं, वो जीभ को पलटना सीखता है, फिर बच्चा तुतला करके बोलना सीखता है, और तब जाकर के उससे पूरी जो ये वर्णमाला है, ये वर्ण विचार है, वो उससे बोली जाती है। ठीक है, तो ये है क्या, स्पर्श व्यंजन से संबंधित विशेष बातें। यहां से प्रश्न जरूर आते हैं, आप बार बार जो है पुराने प्रश्नों को जाकर के देखिएगा, वहां आपको इसका क्या है, अलग अलग प्रकार के इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। अच्छा, इनमें एक और विभाजन, यही स्पर्श को ही मैं अभी लेकर के चल रहा हूं, स्पर्श व्यंजन को ही लेकर चल रहा हूं। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको, नोट्स आप लोग थोड़ा प्रॉपर वे से बनाइएगा, है ना, ऐसे ही एक ही में मत कचरा मत कर दीजिएगा उसमें, ठीक है, थोड़ा तरीके से बनाइएगा, स्पर्श व्यंजन अलग से लिखिएगा वहां। ये जो स्पर्श व्यंजन है, इनमें प से लेकर के भ तक, त से लेकर के ध, ट से ढ, च से झ, क से घ, ये जो हिस्सा है, इतने जो वर्ण हैं, मतलब 1 2 3 4 5 चौक 20, ये जो यहाँ पर 20 वर्ण हैं, ये कहलाते हैं निर्नुनासिक्य। क्या कहलाते हैं ये? निर्नुनासिक्य कहलाते हैं। क्यों निर्नुनासिक्य कहलाते हैं? क्योंकि इसमें नासिका का उपयोग में नहीं है, जबकि अंग, इया, अणा, न, म, जब हम इनका नाम लेते हैं तो ये कहलाते हैं अनुनासिक्य।
ये कहलाते हैं अनुनासिक के कहलाते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा था ना, अंगा हमने देखा था ना, अंगा जो हम लोग देखे थे उसी से संबंधित मैं बात आपको बता रहा हूं, इसलिए अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे होता है आप लिख करके देखिए। तो पंखा लिख करके देखिए, पंखा, चलिए पंखा लिखते हैं। देखो पंखा लिखो, पंखा जब आप लिखते हैं तो हम पंखा ऐसा लिख देते हैं ना, लेकिन वास्तव में पंखा ऐसा नहीं होता। वास्तव में पंखा कुछ यूं है, ये है भी पंखा, लो, ये अंगा का उपयोग होता है, ये अंगा का उपयोग होता है। ठीक है, अच्छा चंचल लिख के देखिए, चंचल लिख करके देखिए तो जरा चंचल कैसे लिखेंगे आप। तो चंचल, अब हमारी आदत है भाई, हम कैसे लिखते हैं चंचल, ये देखो ये चंचल, लेकिन वास्तव में चंचल कैसा होता है, चंचल तो ये है, चंचल तो ये है, ऐसा होता है चंचल। ठीक है, अच्छा लिख करके देखिए, यहां पर घंटा लिख करके देखिए। एक्चुअल में घंटा कैसे लिखना चाहिए भाई, कितने घंटे का लेक्चर हो चुका है अभी तक, नीचे देखो तो कितने मिनट का, कितने घंटे का हो चुका है। तो घंटा ऐसे लिखना चाहते हैं हम, लेकिन लिखा कैसा जाना चाहिए, घंटा ऐसा लिखा जाना चाहिए। ये बात हो गई। अच्छा लिखिए तो नंदलाला, नंद लिखिए तो ऐसा लिखते हैं ना नंद, लेकिन वास्तव में नंद होना कैसा चाहिए, नंद ऐसा होना चाहिए। ये लो नंद तो ऐसा होना चाहिए। तब अब क्या करें, अच्छा अब लिख करके देखिएगा, मुझे बताइएगा, कंपन लिख करके बताइए मुझे, कंपन कैसे लिखोगे। कंपन हम लिखते हैं ऐसा, लेकिन कंपन को थोड़ा सा सोचिए तो कंपन लिखा जाएगा ऐसा। अरे वाह, देखिए तो यहां जो हम लोग जिन अनुस्वरों का प्रयोग कर रहे थे, ये अनुस्वर वास्तव में इन्हीं पंचमाक्षरों में से है, यही अनुनासिक में से है। यही बताने के लिए मैं उदाहरण आपको दे रहा था कि देखिए किस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो अनुस्वर है, अंग की जो मात्रा है उसका प्रयोग हम करते हैं, उस अंग की मात्रा का क्या है, इस प्रकार से हम लोग उसको विभाजित कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न है जो पूछा जाता है बार बार, और इन्हीं चीजों को आपको क्या है ध्यान में रखना है। स्पर्श व्यंजन मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में अभी आ गया होगा। और कैसे प्रश्न आते हैं, या अभी भी कोई बात अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके मुझसे ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ी देर पहले जब मैं अ बता रहा था तब मैंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा से एक लिपि जो है, एक वर्ण जो लिया गया है वो है अ। इसके अलावा तुर्की से हम लोग लिए हैं इसको, ये कहां से लिया गया है, तुर्क से, ये तुर्की भाषा से जो है इसको लिया गया है अड़ा और अढ़ा को। अड़ा और अढ़ा को तुर्की भाषा से हम लोगों ने, तुर्की लिपि से हम लोग लिया है, और ये कहलाते हैं यह उच्छिप्त, द्विगुण या द्वित्व। तो कुल मिलाकर के हमारे वर्णों में 3 आगत वर्ण है, एक है अ, एक अड़ा और अढ़ा। ये अड़ा और अढ़ा का भी अजीब दास्तान है, अजीब दास्तान। जैसे ढालना आप कह दो, ढालना कह दो, ढालना में ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढालना अगर उसी को आप कढ़ाई कहो तो, मतलब जैसे ये ढ बीच में चले आता है, कढ़ाई, झगड़ा, लड़ाई। तो जब भी ये लोग प्रथम ना होकर के अगर मध्य में या अंतिम में होते हैं ना, तो ये अड़ा या अढ़ा का रूप ले लेते हैं। इसलिए क्या है, ये आगत हैं भाई, ये क्या है, आगत हैं। इतना ही जान लेना इनके लिए काफी। कहां से आगत हैं, कहां से इसको लिया गया है, तो ये लिया गया है भाई तुर्क से इनको लिया गया है। ठीक है, अब बोलो डफली बोलो, डमरू बोलो, डभरा बोलो। ठीक है, तो ऐसा बोलने से यहां पर ड ड ड निकल रहा है, लेकिन आप झगड़ा, लड़ाई, बड़ाई ऐसा सब बोलोगे तो क्या आएगा, ये जैसे ही बोलोगे तो ये अड़ा आ जाएगा। अच्छा आप बोलोगे ढक्कन, आप कह दो ढक्कन, ढोलक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलो कढ़ाई, चढ़ाई, बढ़ाई, ये सब वर्ण जैसे ही आप कहते हैं आप अढ़ा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अंतःस्थ। अंतःस्थ का क्या मतलब होता है, अंतःस्थ का क्या मतलब होता है, ये य, र, ल और व को कुछ अलग प्रकार से ऐसे क्यों लिया गया है। ध्यान देना कि दो जो स्वरों के मिलने से ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, दो स्वरों के मेल से बने ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, वो कहलाते हैं अंतःस्थ। य, र, ल, व ऐसे ही वर्ण हैं जो दो स्वरों से मिलके बने हैं, और इनको क्या है, उच्चारित करते समय हमें श्वास जो हम अंदर की तरफ लेते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ बातों को, लेकिन आप बिल्कुल लिखिएगा। अंतःस्थ में श्वास अंदर की ओर आता है। जैसे अगर मैं पूछूं य कैसे बना है,
तो यह कैसे बना है, ये देखो भाई बहुत बड़ा केमिकल लोचा हो जाएगा अगर आप उल्टा पुल्टा कर दिए तो, उल्टा पुल्टा कर दिए बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। देखो अगर आप ई में अ को जोड़ते हैं तब ये बनता है क्या, य। ई में अ को जोड़ते हैं तो बनता है क्या, य। अगर आप री में अ को जोड़ते हैं तब बनती है क्या, ये र। अगर आप ली में अ को जोड़ते हैं तब बनती है ल। और अगर उ में अ को जोड़ा जाए तब है यह व। वाह, ये हुई बात। ऐसे बनते हैं य, र, ल और व। अब यहां पर मैंने बोला केमिकल लोचा हो जाएगा। अच्छा केमिकल, अच्छा केमिकल से ही समझाता हूं तुमको, ठीक है। थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ के आते हैं। क्या, मान लो कि बात आपके पास में क्या है, सांद्र कंसंट्रेटेड HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब उसको अगर आपको डाइल्यूट करना है, तनु बनाना है, क्या करोगे, क्या करोगे, वो सांद्र जो HCl है उसमें क्या पानी डाल दोगे, पानी डाल देंगे उसमें, कि पानी में HCl को डालेंगे। HCl में पानी डालना है, पानी में HCl डालना है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर आप एसिड में ही क्या कर दोगे, वाटर मिक्स कर दो तो इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि जो भी आपका बीकर हो फट जाएगा गर्म के मारे। बल्कि धीरे धीरे डालना था, और अगर पानी में भी अगर एसिड को डाल रहे हो तो उसको धीरे धीरे हिलाते हुए डालना पड़ता है। अब वो हिंदी में भी वो केमिकल लोचा है भाई। हिंदी में केमिकल लोचा क्या है, ध्यान देना, थोड़ी देर पहले मैंने अ में ई को जोड़ के ए बनाया था, इसी अ में उ को जोड़ करके ओ बनाया था। लेकिन अगर मैं ई में अ जोड़ूं तो य बनता है, उ में अ जोड़ूं तो व बनता है। दोनों को ही अगर मैं आगे पीछे कर दूं तो बहुत बड़ा यहां पर क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। और इसी अंतर में फंसते हैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आज के बाद आप में से तो कोई नहीं फंसने वाला है, जितने भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं बिल्कुल नहीं फंसेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इनको य, र, ल, व को और क्या क्या कहा जाता है। तो एक बार प्रश्न आपको अगर पूछ लिया जाए कुछ इस तरीके से कि अर्ध स्वर किसे किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, य और व, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वर कौन कौन से वर्ण है कहा जाए, तो उत्तर होगा य और व, ठीक है। अगर पूछा जाए आरेफ वर्ण कौन सा है, तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा कि ये जो र है, ये र क्या है, आरेफ वर्ण है। र क्या है, आरेफ वर्ण है या प्रकंपित वर्ण है, प्रकंपित वर्ण है। र को आरेफ वर्ण या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है, या इसे ही कुंठित वर्ण कहा जाता है, इसे ही कुंठित वर्ण भी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कुंठित वर्ण कहा जाता है। अगर मैं बात करूं ल की, तो इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। देखो यहां पर हमको क्या क्या चीजें सीखने मिल गई। अंतःस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जब दो स्वरों के मेल से यदि हम श्वास को अंदर लेते हुए अगर उच्चारित करते हैं तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिसमें इन दोनों के मिलने से य, फिर र, ल और व बनता है। अब इसमें भी प्रश्न अगर पूछे अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो हम बताते हैं कौन कौन से हैं, य और व। अगर पूछता है प्रकंपित कौन है या आरेफ कौन है या कहा जाएगा कुंठित कौन है, तो हम बताएंगे कौन है, र है। अगर पूछे निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है, तो हम बताते हैं ल जो है पार्श्विक वर्ण है, ठीक है। संघर्षी, संघर्षी मैं पहले ही बोला था भाई, यहां से मेरा स्ट्रगल चालू हो जाता है। स, श, स, ह, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। तो ये समझ लो, ये जो है ये तीनों, ये चारों जो है क्या है, ये संघर्षी हैं। संघर्षी क्यों हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में ऐसा महसूस होता है जैसे गर्म वायु का संचार हो रहा हो, अंदर से जो है गर्म हवा निकल रही हो। एकदम संघर्ष के साथ ये वर्ण हमारे जुबान पे आते हैं, इसलिए इतना ज्यादा संघर्ष हो जा रहा है कि मेरे से निकल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है संघर्षी वर्ण है, श, श, स और ह, ठीक। ये है क्या, संघर्षी वर्ण।
इनके उच्चारण के दौरान गर्म वायु का क्या होता है, संचार होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी वर्ण कहा जाता है। अब किसी भी एग्जाम का सबसे फेवरेट पार्ट व्यंजन से अगर प्रश्न देना है तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न होता है। बचपन से लेकर आज तक हमको बार बार इसको पूछा गया है कि भाई बताओ किसके किसके मिलने से क्या क्या बना है। संयुक्त इसको कहा गया है ना, संयुक्त कहा गया है। यही जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है ना, इसी को मानक हिंदी ने नहीं माना था, इन्हीं चारों को, ठीक है। लेकिन हाँ, भारतीय शासन के अनुसार ये वर्ण है, तो बिल्कुल इसको पढ़ना है हमको। छ की मैं बात करूं तो ये बनता है क, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हुआ क्या, व्यंजन के बारे में हमने अभी देखा। व्यंजनों को मैं बता रहा था अभी क्या कि एक और प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है। व्यंजनों का अभी हमने एक सामान्य सा परिचय देखा जहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं ये सारी चीज़ यहाँ से हटा देता हूँ और तब जा करके हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ देखते हैं। व्यंजनों का विभाजन दो और प्रकार से किया जाता है, एक तो उनके वायु संवेग के आधार पर और दूसरा तारत्व के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर उनका विभाजन किया जाता है और दूसरा तारत्व के आधार पर उनका विभाजन जो है किया जाता है। वायु संवेग के आधार पर क्या किया जाता है, एक हमने कहा वायु संवेग के आधार पर, आधार पर क्या है ये, अच्छा वायु संवेग के आधार पर कह रहा हूं तो शायद समझ ना आए, लेकिन अगर मैं यहीं पर वायु संवेग के आधार पर ना कह करके मैं अल्प प्राण महाप्राण ऐसा शब्द प्रयोग करूं तो तब तो बहुत ही आसानी से हमको समझ में आ जाएगा क्या होगा। ये एक मैं कहता हूं अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, समझिएगा अल्प प्राण और महाप्राण को। देखो वायु संवेग के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा जाता है, एक को हम कहते हैं अल्प प्राण, दूसरे को हम कहते हैं महाप्राण, और दोनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अल्प प्राण का मतलब क्या है, अल्प प्राण का मतलब है वायु जो है बहुत ही कम क्या हो रही है, वहां पर वायु का जो प्रवाह है बहुत ही कम है, इसलिए वो क्या है अल्प प्राण। जहां वायु का प्रवाह थोड़ा ज्यादा हो वो क्या है महाप्राण। कम वायु प्रवाह अल्प प्राण, ज्यादा वायु प्रवाह महाप्राण। किन किन वर्णों को इसमें लिया जाता है, बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा किन किन वर्णों को लिया जाता है। तो ये जो हमारे जो अक्षर हैं है ना, इनमें से हम कहते हैं ये पहले हैं, ये दूसरे नंबर के हैं, तीसरे चौथे और पांचवे। ये जो स्पर्श व्यंजन है इनको हम लोग ऐसे क्रम में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अल्प प्राण में मैं कह दूं कि पहला, तीसरा और पांचवें क्रम के जो वर्ण हैं ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं, और इनके साथ साथ अंतःस्थः व्यंजन भी क्या होते हैं, ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं, अल्प प्राण। अब एक, तीन और पांच मैंने कहा है, तो एक, तीन, पांच को समझते साथ हमारे दिमाग में आ जाएगा क्या क्या है भाई। एक, तीन, पांच का मतलब क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, ये क्या है अल्प प्राण। साथ ही साथ अंतःस्थ मतलब य, र, ल, व, ये क्या है, ये सब के सब शामिल होते हैं किसमें, अंतःस्थ में। महाप्राण देखिए दोस्तों, महाप्राण में क्या क्या आएगा, महाप्राण जहां पर क्या हो, जहां पर वायु का जो संवेग है वो थोड़ा ज्यादा हो उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें आते हैं दूसरे और चौथे नंबर के वर्ण आते हैं। देखिए तो दूसरा चौथा मतलब ख, ग, छ, झ, ट, ढ, त, ध, सॉरी थ, द, फ, भ, ठीक है। ये हो गए क्या, दूसरे पूरा का पूरा जो दूसरा है और जो चौथे क्रम के जितने भी वर्ण हैं ये सब आएंगे किसमें, महाप्राण में। साथ ही साथ में इसमें हम लोग लिखते हैं किसको, संघर्षी वर्णों को। किसे लिखते हैं हम लोग, संघर्षी वर्णों को यहाँ पर हम लोग इसमें लेकर के चलते हैं। संघर्षी वर्ण मतलब कि देखिएगा स, स, श, ह, ये जो है सबके सब किस में शामिल होते हैं, ये शामिल होते हैं महाप्राण में। ये हमने देखा किसके आधार पर, वायु संवेग के आधार पर। देखो आप जब अपने नोट्स में बनाएंगे तो पूरा लिखिएगा, 1, 3, 5 का क्या मतलब है, 2, 4 का क्या मतलब है, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में इसको लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि बगल में मैंने क्या है यहाँ आपके लिए ये लिख रखा है, तो पूरा लिखेंगे आप लोग। दूसरा हम देखते हैं तारत्व के आधार पर। तारत्व कहने का मतलब किसी भी क्या अगर कहा जाए वर्ण को उच्चारित करते समय कितना उसमें प्रकंपन हो रहा है उसके आधार पर, तारत्व या प्रकंपन के आधार पर।
प्रकंपन के आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं। क्या कहते हैं हम? या तो इसे घोष कहते हैं या इसे अघोष कहते हैं। या तो हम इसे घोष कहते हैं या अघोष कहते हैं। ये जो घोष है ना, इसको कई जगह सघोष भी लिखा रहता है, सघोष अघोष, या सघोष ना कह के सीधे घोष बस कह दिया जाए तो भी। कौन कौन है भाई घोष में? कौन कौन आते हैं? यदि किसी भी वर्ण के उच्चारण में कंपन न हो रहा हो या कम हो रहा हो तो उन्हें कहेंगे क्या? अगर कंपन नहीं हो रहा हो या क्या हो रहा हो, नहीं हो रहा हो या क्या है, थोड़ा कम हो रहा हो, उन्हें कहा जाएगा अघोष। या जहां पर किन्हीं वर्णों के उच्चारण में यदि कंपन हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पर कंपन यदि हो रहा है, तो कंपन हो रहे वाले जितने भी वर्ण हैं उनको कहा जाता है क्या? सघोष कहा जाता है। तो सघोष में कौन कौन आते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 3 4 5, 3 4 5 आते हैं किसमें? सघोष में। कहाँ है 3 4 5? अरे मुझे नहीं दिख रहा, चलो मैं अपने देखने के लिए यहां बना लूं। ये 1 2 3 4 5, ये है भाई 1 2 3 4 5। मैंने कहा सघोष में कौन कौन आएगा? सघोष या घोष में 3 4 5, 3 + 4 + 5, और साथ ही साथ इसमें आते हैं अंतःस्थ व्यंजन भी, अंतःस्थ व्यंजन भी इसमें आते हैं, और इसमें संघर्षी का ह भी इसी में शामिल होता है। देखिए अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि ये जो ह है वो क्या है? अपवाद। यहां पर ये महाप्राण में आता था, यहां पर ये सघोष में आ चुका है, तो ह को इसीलिए बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे अपवाद को हमको ध्यान में रखना है। 3 4 5 अर्थात सघोष कौन कौन है? ग घ ङ, ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म। साथ ही साथ अंतःस्थ मतलब कि य र ल व और ह, ये क्या है? सघोष है। अघोष कौन कौन है? तो अघोष में कौन बच गया? अघोष में बच गया हमारा 1 और 2, और उष्म व्यंजन है ना, ये संघर्षी या इसी को उष्म व्यंजन भी कहते हैं। वहां मैं नहीं लिखा था क्या पहले? हाँ, ये क्या है? उष्म व्यंजन भी कहलाते हैं ये, है ना, ठीक है, उष्म व्यंजन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन होंगे? 1 और 2 क्या है? अघोष हैं, साथ ही साथ उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन ये क्या होंगे? अघोष होंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहां स्पेशली लिख करके रखना, ह को छोड़कर, क्योंकि ह किस में शामिल हो चुका है? वो शामिल हो चुका है अघोष में। तो कौन कौन हो गए? एक बार बोल करके देख लेते हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ। उसके पश्चात में हम देखते हैं किसको? स श स को देखते हैं। ये सब क्या हैं? अघोष हैं। बाकी सारे के सारे क्या हैं? घोष या सघोष। ये है क्या? तारत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण, और उसके पहले हमने देखा था वायु संवेग के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। केवल इतना ही दोस्तों, यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। 1-2 प्रश्न हैं जो कई बार हमसे एग्जाम में छूट जाता है। इतना कुछ जानने के बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो छूट जाती हैं। तो चलिए आइए एक टेबल मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, देखिएगा पहला पॉइंट क्या लिखा है कि कुछ विद्वान जो हैं ये री और ली को भी स्वर मानते हैं। हमने देखा था ना, री और ली ये वैदिक काल में एक्चुअल में प्रयुक्त होते थे, अभी के देवनागरी में इसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है। दूसरा, अ को कहा जाता है शहीद वर्ण। अ को शहीद वर्ण कहा जाता है, इस बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और शहीद वर्ण कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है? सभी व्यंजन के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है, इसलिए कहा जाता है। एक और चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ये जो क जैसी आकृति बनी हुई है ना, इसको लुंठित कहा जाता है। ये जो लुंठित कहा जा रहा है, ये जो है वेदों में ही इनका उपयोग हुआ है, हिंदी में उपयोग नहीं हुआ है। वैदिक काल में इसका उपयोग हुआ है। अच्छा, कुछ आगत वर्णों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ आगत वर्णों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या है भाई आगत वर्ण? क्या क्या है? तो आगत वर्ण में देखिएगा कि अच्छा, पहले तो हमने आगत वर्ण क्या देखे थे? तुर्क का देखा था हमने, अड़ा और अढ़ा, और हमने औ देखा था अंग्रेजी से। नहीं, इसके अलावा भी जो है, जो पहले बिना नुक्ता के जो है हम लोग प्रयोग में लाते थे, लेकिन अभी उर्दू के लिए कुछ शब्दों में क्या है, इन वर्णों में नुक्ता लगाया जाता है।
जैसे कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं, ऐसे जो है 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, ज, फ। जैसे बोला जाए फरमान, जैसे कहा जाए जलजला, जैसे कहा जाए जमीन, जोरू, कयामत, खामोशी, है ना। ये सारे शब्द अगर हम कहते हैं तो जैसे स्विट्जरलैंड नहीं होता, स्विट्जरलैंड होता है। ऐसे ये सारे कुछ वर्ण हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं, नुक्ता लगाते हैं। और नुक्ता लगाने के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, केवल ऐसे 5 वर्ण हैं जहां पर नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है बात, ये सारा चीज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। अच्छा, अभी हमने ह के बारे में एक विशेष बात देखा था कि ह जो है महाप्राण है परंतु वह सघोष है। इसके अलावा ह के बारे में एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो है एक काकल्य वर्ण है। क्या है, ह एक काकल्य वर्ण है। ठीक है। अच्छा, हिंदी में कुछ वत्स्य वर्ण हैं जिसमें शामिल है र, ल, ज और स। र, ल, ज और स जो है ये वत्स्य वर्ण है। ठीक। स्पर्श संघर्षी वर्ण के बारे में दिया हुआ है। स्पर्श संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, ये वास्तव में एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी वर्ण नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्पर्श संघर्षी वर्ण केवल 4 हैं, वो है च, छ, ज और झ। ये स्पर्श संघर्षी वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए ये बिल्कुल आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, परंतु अपने कॉपी में खुद जरूर बनाइएगा। देखिए, अगला बिंदु हम लेकर के चलते हैं वर्ण और उनके उच्चारण स्थल से लेकर के, क्योंकि जब हम व्यंजन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य ये सारे के सारे हमने वर्ण देखे थे। क से लेकर म तक के जो 25 जो वर्ण हैं वो हमको याद रहते हैं, परंतु प्रश्नकर्ता भी बड़ा ही यहाँ पर हमारे साथ खेल खेल बैठता है। क्या करते हैं, वो जो भी प्रश्न वहां पर सेट करने के लिए बैठे वो इन आसान प्रश्नों को कई बार न देकर क्या करते हैं, थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्णों को पूछे जाने की संभावना रहती है, कहां कहां पर इनका उपयोग हमको करना है। तो इन 25 के बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए तो कंठ, तो कंठव्य में क से अंग तो है ही, इसके साथ साथ अ, आ और विसर्ग भी इसी में है, अ, आ और अह, इसके साथ ह। ये याद रखिएगा, बाकी 4 को याद रखना है, स्टार्टिंग ये 5 तो नहीं। तालव्य, तालु से कौन कौन से शामिल है, तो च, छ, ज, झ, ञ, ये तो च वर्ग तो शामिल है ही, इसके साथ ई, इ, य, श और ज्ञ ये शामिल है। अब मूर्धन्य को अगर हम देखें तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा तो शामिल है ही, इसके अलावा रि, र, श ये जो है इसमें शामिल है। दंतव्य हम देखते हैं तो त, थ, द, ध, न, इसके अलावा ल और स ये शामिल है। ओष्ठव्य में हम देखें तो प, फ, ब, भ, म तो शामिल है, इसके साथ साथ उ और ऊ भी शामिल है इसमें। ठीक है। अब ये देखो, ये 5 तो हो गए जो प्रॉपर वे में हम लोग के वास्तव हमको मूल रूप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दांत और ओष्ठ को मिलाकर के दंतोष्ठ अगर हम देखें तो वह है व। दंतोष्ठ कौन है, व। कंठ और ओष्ठ को मिलाकर के हम देखें तो वो है ओ और औ। कंठोष्ठ कौन है, यह है ओ और औ। अगर कंठ और तालु को मिलाकर के हम देखें तो कंठ तालु में कौन कौन है, ए और ए। कंठ और मूर्धा को मिला दें छ, दंत और मूर्धा को मिला दिए त्र, तालु और मूर्धा को मिला दिए श्र। और नासिक के व्यंजनों के बारे में हमको पता ही है, ये कौन कौन होते हैं, अंग, इया, ड़, न और म, ये क्या है, नासिक के व्यंजन होते ही हैं, तो इनके बारे में हमको पता ही है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज के लिए आपका क्या, वर्ण विचार से संबंधित कुछ विशेष बातें। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आना वो एक अलग चीज है, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये क्या रहेगा, मीनिंगफुल ये लेक्चर रहेगा, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं। साथ ही साथ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चीजें, अधिकतर चीजें ना हमको आती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बताने मात्र से आपको आ रहा है, आपको पहले से आता है। ठीक है। वास्तव में इसका अगला जो मैं लेक्चर लेकर के आने वाला हूं, क्या क्वेश्चन आंसर सेशन, वहां पर जरूर आप विजिट कीजिए और उस चैनल, उस वीडियो में आप जाकर के देखिएगा कि इस पूरे स्वर और व्यंजन से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और वहां पर हम लोग बहुत सारे कुछ डाउट वाले जो क्वेश्चन है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट रहा हो या कोई चीज ऐसा हो जो आपको और पूछना हो, कुछ मैं बताना भूल गया हूं इनकेस, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए और वहां आकर के हमको जरूर मैसेज कीजिए। ठीक है। थैंक यू क्लास।